सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर्स पता होंगे आपको। अब एग्ज़ाम देने का सबसे अपना अनुभव एक बता रहा हूँ। जब भी आप एग्ज़ाम के सेंटर में जाएं, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, कुछ लोग प्रणाम करते हैं इसमें, जैसे खाने को करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत अपना इच्छा है, इसमें आप कुछ भी करिए, इसमें चुनौती है तो ठीक है। इसमें अब जो है देखिए, कोई ये आपको यूट्यूब ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव को थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही सुनिएगा। मैंने कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स थे जिसमें मेरा एक बिटर एक्सपीरियंस रहा था, है ना। बिटर का मतलब कड़वा अनुभव था, जिसको मैं चाहता था पहले स्टार्टिंग के समय में, अगर वो ऐसा मैं करता तो शायद ज़्यादा अच्छा स्कोर करता, जिसमें कि टाइम का मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या होती है। आप लोगों को जो भी अच्छे एग्जामिनी हैं उनको टाइम का मैनेज करने का एक प्रॉब्लम आएगा। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइएगा, और स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा देखना है। सबसे पहले इसके ऊपर नहीं लगना है इसमें कि मेरे को ये क्वेश्चन पूरा करना है, जिद पकड़ के बैठ के कि 1 से लेकर 100 तक ही करूँगा, बीच में स्टार्ट ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग या डिसाइड करिए, घड़ी देख लीजिए, घड़ी तो परमिटेड है आपका। 15 मिनट का पूरा समय जो होगा, आप पूरा क्वेश्चन पेपर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जो भी है आपका, उसको पूरा देखने वाला। तो जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है कुछ कैटेगरीज बनाइए। मुझे याद है इसमें कि एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैं एग्ज़ाम दे रहा था मैं, और लास्ट का 2 पेज तक मैंने उसको पढ़ा ही नहीं था। और जैसे एग्जामिनर पेपर लेने आए थे, मेरे को इतना ज़्यादा दुख हुआ इस बात के लिए, क्योंकि उस समय जो है ना, जल्दी से हमारा दिमाग भी काम करने लगता है इसमें, और जल्दी पेपर पलटते हैं। और पेपर पलट के जब देखा मैंने, तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरा श्योरिटी वाला क्वेश्चन था, वो लास्ट के पेजेस में, क्योंकि पेपर सबमिट हो गया था। पेपर जब ले लेते तो पेपर देखते ना कौन सा छोड़ दिया मैंने, तो वो रिग्रेट है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला चीज़। सबसे पहले ए से लेके जेड तक पूरा देखना है क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट का टाइम या 10 मिनट मान लीजिए, ऐसा करते। अगर आपने क्वेश्चन पेपर पूरा देखा तो क्वेश्चन पेपर को देखने में हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज है, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, सिर्फ उसी लैंग्वेज में जाइएगा। यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट को देखता हूँ कि वो भाषा के ऊपर जो है जिद में ला जाते हैं, नहीं मैं तो अंग्रेज़ी में ही समझूंगा, मैं हिंदी में ही समझूंगा। कभी कभी हिंदी के शब्द कुछ ऐसे रहते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो ऐसे जिद नहीं बनाना है इसको, आपके ईगो स्टेटस पे नहीं लेके जाना है इसमें। जो समझ में आ जाए वो आपको समझ लेना है, यानी कि आगे पीछे एक अलग अलग साइड में जो है हिंदी और इंग्लिश के दोनों आपके क्वेश्चंस प्रिंटेड होते हैं, बाइलिंगुअल पेपर होता है। तो जब आपने क्वेश्चन देखा है इसमें, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। तो अगर बन जाएगा इसमें, तो कुछ आप इसको सिंबलाइज करिए, यानी कि मान लीजिए इसको टिक कर दीजिए। अभी आंसर मत करिए, क्वेश्चन को सिर्फ टिक करिए कि मेरे को इसको रीड करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका 1 वर्ड आंसर, अभी आंसर नहीं करना, वो हमें शीट पर कुछ नहीं करना। दूसरे पेपर जिसमें कि 100%, जैसे कि पूछ ले भारत की राजधानी क्या है, और नई दिल्ली 100% बता आपको, तो आप उसको डबल टिक कर दीजिए कि इसमें मेरे को दिमाग ही नहीं लगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। दूसरा पता है ये वाले क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, जिसमें सिंगल टिक होगा आपका, जैसे कि आज़ादी के बाद या भारत की अब तक, मतलब भारत की अब तक जो है कितनी राजधानियाँ रही, ऐसा करके क्वेश्चन। तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को पता है बंगाल भी पहले राजधानी थी, दिल्ली भी थी, ऐसा करके आपको मान लीजिए लगता है कलकत्ता थी, दिल्ली थी, ऐसा करके लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंगल टिक करिए, पूरा आंसर मत पढ़िए, ऑप्शन मत पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए। पहला टिक, दूसरा टिक किया। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कभी सुना ही नहीं, 100% करिए इसको इक्वल टू मैंने बताया, रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करना। रॉन्ग का मतलब नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रॉन्ग अगर लगा दिया तो आपका दिमाग रीड करेगा, इसमें पढ़ूंगा ही। तो मेरे हिसाब से 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन को पूरी तरह से रख लीजिए। सबसे पहले सिंगल टिक, जिसमें कि हाँ मेरे को अटेम्प्ट ले सकते हैं इसमें। डबल टिक, यानी कि 100% मैं जानता हूँ कि इसमें ये आंसर है, लेकिन आंसर में रंगिए मत अभी। और नेक्स्ट है जिसको आपको लगता है कि ये तो यार मेरे को पता ही नहीं क्या हो सकता है इसमें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें इक्वल टू वाले क्वेश्चन कभी कभी इतने आसान हो जाते हैं इसमें कि आपको यकीन नहीं होगा। एनडी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से साल भर पहले या 1.5 साल, 2 बार के पहले, एक साल में 2 एग्ज़ाम होता है, और पूछा गया था इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसा करके पूछा गया था। और बच्चे को पता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था इसमें। और इसमें लिखा हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा नहीं है इसमें, और इसमें लिखा हुआ था इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि एक मौलिक अधिकार लिख दिया था उसमें। और उसको पता ही नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सा होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पता था उसको। अब देख लिए हमारे यार, ये तो फंडामेंटल राइट है इसमें, जिसको कहा था उसमें ये तो मेरे से बनेगा नहीं, सिर्फ उसी को टिक किया। ज़्यादातर इक्वल टू के क्वेश्चन जो है थोड़े से दिमाग में भी बन जाते हैं,
ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं? थोड़े से डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे। जाहिर सी बात है, कैडर बेस एग्जाम है, यूपीएससी का है, तो डिस्क्रिप्शन तो थोड़ा सा दिया जाएगा, घबराना नहीं है इसमें, इक्वल टू लगा के छोड़ देना। डिस्क्रिप्शन में कैसे डिस्क्रिप्शन होगा आपका? जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, जैसे कि भारतीय संविधान में, अगर भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूछा गया एग्जाम्पल था इसलिए बता रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को पब्लिक प्लेसेस या सार्वजनिक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, जैसे पानी का क्षेत्र हो गया, पानी पीने का क्षेत्र हो गया, वहाँ पर उसको पानी पीने से रोका जाए, तो ऐसे समय में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का शोषण होगा या कौन सा मौलिक अधिकार उससे प्रभावित होगा, ऐसा करके कहानी के रूप में दिया। दूसरा एक याद है मेरे को, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन था ऐसा। यदि कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी भी ग्रामीण या कहीं पर भी चला जाता है और जाने के बाद, ग्रामीण के बारे में फिर कुछ जानकारी दे दी इसमें, वो ग्रामीण अगर मूल रूप से जो है किसी विशेष वर्ग के लिए जाना जाता है और वहाँ पर जो है अगर उसको उस क्षेत्र में पानी पीने से रोक दिया जाए, तो पानी पीने से रोक दिए जाने के बाद कौन सा मौलिक अधिकार इससे प्रभावित होगा, कहानी बेस। और हमें लगता है यार कहानी ये लंबा सा क्वेश्चन है, हाफ पेज तक भी पहुंच जाता है कई कभी, और हमें लगता है ये तो दिमाग से गया, इसमें छोड़ दे तो मेरे रीच में नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, कहानी भी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी बोल रहे हैं, इसमें इक्वल टू लगा दीजिए। और इक्वल टू वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ईजिली उसको रीच में लिया जा सकता है। दिमाग को सिर्फ ये बताइए कि ना नहीं कहेंगे, कुछ ना के ऊपर नहीं जाना, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाइए, और लास्ट तक जैसे क्वेश्चंस पूरा हो गया, आपके दिमाग में एक फिगर आउट हो गया कि मैं श्योर क्वेश्चंस में यहाँ तक आ चुका हूँ, मेरे पास श्योरिटी जो है लगभग 20% की आ चुकी है, या 25 या 30% की आ चुकी है। इस लेवल से आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे कम से कम इनको तो कवर करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लास्ट तक क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते समय लग जाता है, रंगते हैं ना, उसमें कलर मार्क करते हैं कि नहीं करते, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम लग जाता है, और आते हुए वाला क्वेश्चन को हम पढ़ नहीं पाते हैं और उसके ऑप्शंस को रीड नहीं कर पाते, जबकि ऑप्शंस भी बड़े क्लियर हो जाते हैं उससे। तो हमें इन क्वेश्चंस को सबसे पहले रंगना चाहिए, सबसे पहले, क्योंकि आपके श्योर इन सर्टन होते हैं। दूसरा, अब ये आपने कर लिया इसमें, अब दूसरा पैरामीटर है, इसको आप रीड करिए। अब आप देखेंगे कि इनको रंगने में अगर 20 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो 20 क्वेश्चन को करने में 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगा, यानी पढ़ने में और कलर करने में 20 मिनट से ज़्यादा समय ही नहीं लगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल 100% क्लियर है, और इतने परसेंटेज के क्वेश्चन लगभग रहते ही रहते हैं। अब आपको इन क्वेश्चंस में अगर ये 20 क्वेश्चन भी हैं, तो आप देखेंगे इसमें आपको 40 मिनट के करीब लग जाएगा, यानी डबल समय लगता है। समय देना है आपको उसमें, क्योंकि आप एक जगह श्योर हो चुके हैं कि भाई एक जगह मेरी श्योरिटी है कि इतना मेरे को मार्क्स मिल रहा है। इसके साथ रिस्क मत लीजिएगा, ये आपका श्योर एंड सर्टन एग्जाम के क्वेश्चन है, इसमें जो है समय लगभग दुगना लगेगा आपका, लगा दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके क्वेश्चन जो हैं मेरे पास, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे को नहीं पता और उसमें मुझे ट्राई करना है। अगर मान लीजिए दोनों को मिलाकर, मैं परसेंटेज में बात करूँगा क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन आपके 120 के करीब रहते हैं इसमें, तो इसलिए परसेंटेज में बात करें। अगर मान लीजिए आपने 40% कर दिया, 40% कर दिया, तो उसके बाद आप श्योर हैं कि वो पेपर आपका क्लियर हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है इसमें? एक होता है आपका कि कितना कट ऑफ रहा है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम एक्चुअली में जो है लगभग 40% में आपका क्लियर हो जाता है। 100 में से 40% लाते हैं तो क्लियर हो जाता है। लेकिन आपके अलग अलग पेपर हैं, जैसे CDS में हो गया आपका, तो इंग्लिश हो गया, GS हो गया और मैथ्स हो गया। अब हर एक पेपर में भी जो है आपको 25%, 22 और 25% के बीच में ये रखा जाता है, यानी कि आपको जो है 100 में से 25 क्वेश्चन तो करने ही करने, ऐसा लेके चलना आप। अगर इससे आपने नीचे किया तो नहीं चलेगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिछले बैच में मेरे पास एक कैंडिडेट था जिसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन था, ND एग्ज़ाम में क्वेश्चन था 380, उसको पता था और 380 नंबर उसको मिला भी था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जबकि आपका कट ऑफ जो था इससे नीचे था, क्योंकि उसने सेक्शनल कट ऑफ को टच नहीं किया था, यानी कि हर सब्जेक्ट में जो 25% का स्कोरिंग है वो नहीं किया। मान लीजिए किसी का मैथ्स बढ़िया तो 300 क्वेश्चन में से उसने 200 बना लिए, और GAT अगर खराब है इसमें तो 400 में से उसके 85 बने। तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, एक में ज़्यादा सब्जेक्ट स्कोर करने से कुछ नहीं होगा।
तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर मैंने 40% कर लिया है पेपर में, तो 40% करने के बाद अब मेरे को रिस्क से बचना है। अब मेरे पास रिस्क लेने की जगह नहीं है, क्योंकि मैं 100% पास आउट हूँ। अब मान लीजिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, टाइम भी कंफर्टेबल है, 40% हो गया। अब इक्वल टू में आइए और बिल्कुल आराम से पैर को एकदम खोल लीजिए। कोशिश करिए, अगर शूज़ पहन के गए तो शूज़ उतार लीजिएगा, क्योंकि गर्मी से दिमाग में भी कभी कभी जो है ना गैस बन जाती है इसमें, है ना, प्रेशर फील हो जाता है इसमें। अब जो है चुपचाप इक्वल टू वाले क्वेश्चन को एकदम दिमाग को एकदम पॉइंट ऑफ जो वर्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। 10 में से कम 2 क्वेश्चंस आपके रीच में होने वाले हैं। 10 में से 2 क्वेश्चंस पक्का से पक्का आपके 100% रीच में आ जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हैं और बहुत नॉलेज बेस्ड नहीं, उसमें बहुत सारा नॉलेज नहीं है, दिखाने के लिए दिया हुआ है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में भी अपने स्कोरिंग बढ़ाकर कम से कम जो है 2 से 4% बढ़ा सकते हैं। यानी किसी क्वेश्चन को रॉन्ग मत करिए, है ना। पहले बार जब पेपर देखेंगे तो उसको रॉन्ग नहीं करिएगा। आप सोचिएगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ इसमें करूँगा, इक्वल टू लगा दीजिएगा। इक्वल टू का क्या मतलब होता है, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं अनडिसाइडेड, डिसीजन नहीं ले पा रहे, है ना। तो नहीं ले पा रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं इसमें, लेकिन हमने डबल टिक तो किया है ना। डबल टिक का मतलब 100% श्योर है इसमें, और टाइम भी नहीं लगेगा उसमें। सिंगल टिक का मतलब यहाँ मैं जानता हूँ, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, ऑप्शन समझ में कभी कभी नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास ये स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी से पहले कम से कम 10 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले बातचीत बंद कर दीजिए। किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, अपने पर फोकस करिए, क्योंकि दिमाग ठंडा रहेगा आपका तो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, और रिकॉल होने के बाद आपका सेक्शन बढ़िया हो जाएगा। क्लियर बात है। तो कौन कौन एग्जामिनी है अभी हमारे पास, मेरी बातों का ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इसमें, और उस पेपर में जो है मुझे याद था इसमें कि 3-4 अच्छे से क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन था कि बाबरनामा किसने लिखा था। आपको पता है, मेरे को पता है, मेरे को भी पता था इसमें। और जैसे पेपर ले लिया गया था और मैंने पेज पलट के क्वेश्चन पेपर देखा ये क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा दुख हो गया मेरे को इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं इसमें। क्यों छूटते हैं इसमें, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। ये अर्ली डेज में ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग के समय ऐसा होता है, और कोई बहुत ज़्यादा तोप वाली गलती भी नहीं है इसमें कि भयानक गलती कर दिया आपने, सिंपल सी बात है। तो हम अपने 2-3 मार्क्स से सिलेक्शन हो भी जाता है, और 1-2 नंबर से कुछ सिलेक्शन नहीं भी होता है। तो पास होने वाला इंटेलिजेंट भी नहीं है, और फेल होने वाला बेवकूफ़ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट पर अभी के समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी बात क्लियर? ओके।